लालची सीमेंट वाला। काशीनाथ पवार का सीमेंट का बिजनेस था। उसका दिमाग हमेशा पैसे कमाने और पैसे जमा करने के चक्कर में रहता था। गलत तरीके से पैसे कमाने का उसे बहुत शौक था, लेकिन उसकी पत्नी कनकलक्ष्मी को उसके पैसे कमाने के तरीके और बेईमानी बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उसने अपने पति को पूछ ही लिया, ये क्या? वो आदमी सीमेंट की बोरियां दुकान में रखने के बजाय अपने घर के आंगन में रख कर क्यों जा रहा है? उन बोरियों में क्या है? तब काशीनाथ, अरे उसमें होगा क्या, राख। लेकिन तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं बिजनेस करता हूँ, तुम्हें हर चीज बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत जासूसी कर चुकी हो, जाकर सो जाओ। यूं कहा उसने गुस्से से। तब कनकलक्ष्मी, लालच के तुमने सारे हदें पार कर दी। तुम सीमेंट में ये राख मिलाकर मिलावटी सीमेंट से तुम ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो ना? मेरी बात मानो जी, तुम ये सब रहने दो। ये सब पाप है। तुम पर भरोसा करके जो तुमसे सीमेंट खरीद कर ले जाते हैं और अपना घर बनाते हैं, अगर वो घर टूट कर गिर गया तो उन घरों में रहने वालों का क्या होगा? कभी सोचा है? तुम्हारे इन्हीं पैसों की लालच के कारण भगवान ने हमें अब तक कोई औलाद नहीं दिया। यूं कहा। तब काशी ने कनकलक्ष्मी के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा, अब ये बात तुम यहीं भूल जाओ, वरना तुम अपने मायके चले जाओ। यूं उसने जोर से चिल्लाया। एक दिन उस गांव के एमएलए का सेक्रेटरी सदानंद काशी के दुकान पर आया और कहने लगा, भाई मैं तुम्हें बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट दिलाऊंगा। गांव में एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है। तुम्हें सीमेंट सप्लाई करना होगा। उसमें तकरीबन 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उसका टेंडर हमारे बॉस के साले को मिलने वाला है। सब इंतजाम हो चुका है। म्युनिसिपल कमिश्नर हमारे बॉस के बहुत खास आदमी है। उन्होंने सीमेंट का 60 लाख रुपए अनुमान लगाया है। उस सीमेंट सप्लाई का काम तुम्हें मिले, मैं ऐसा इंतजाम करता हूँ, लेकिन मुनाफे में 25% मेरा होना चाहिए। ऐसा हो तो मैं बताऊंगा। ये सुनकर काशी बहुत खुश हुआ और कहने लगा, भाई जरूर देंगे, पर 25% बहुत ज्यादा है भैया। मैं उतना नहीं दे पाऊंगा। भाई मेरे लिए क्या बचेगा? आप 15% ले लो। तब सेक्रेटरी, भाई मैंने सोचा था कि तुम हमारे आदमी हो, इसलिए तुम्हारे पास चला आया। शहर में तो 30% देने के लिए तैयार हैं। कहकर जाने लगा तो काशी ने उसे रोक लिया। अरे भैया जरा ठहरो तो सही। चलो ठीक है, तुम्हें 25% देता हूँ। राख की बोरियां डालने वाला आकर घर में राख की बोरियां डालने लगा तो काशी उससे, सुनो भैया, कल से तुम और 50 बोरियां ज्यादा डालना। यूं 3 महीने डालते रहना। तब वो आदमी ठीक है साहब कहकर चला गया। तब कनकलक्ष्मी, क्या बात है, आजकल बड़े खुश नजर आ रहे हो? यूं कहा। तब काशी, भाई तुम्हारे पति को तुम समझती क्या हो? ये लो फिलहाल ये सोने के कंगन रख लो। मैंने तुम्हारे लिए रानी हार ऑर्डर किया है। यूं कहने लगा बड़े खुश होकर। तब कनकलक्ष्मी, अच्छा, हर रोज 50 बोरी रख के और सोने के कंगन और रानी हार की बात कर रहे हो, तो लगता है कोई बहुत बड़ा पाप करने वाले हो। ये सुनकर काशीनाथ ने अपना सिर पीट लिया और कहने लगा, अरे कैसी पत्नी मिली है मुझे। अगर इसकी जगह कोई और होती तो मुझे अपने सिर पर रख के पूजा करती। तब उसकी पत्नी, हाँ हाँ, किसी न किसी दिन तुम्हारे सर पर भी परेशानी मंडराएगी, देखते जाओ। उस दिन नए सब्जी मंडी का नींव रखने का मुहूर्त निकला था। उससे एक दिन पहले एमएलए के सेक्रेटरी ने काशीनाथ को एमएलए के नाम, म्युनिसिपल कमिश्नर के नाम, आर्किटेक्ट का नाम और गांव के जाने माने लोगों के नाम की सूची देकर ये कहा, भाई बहुत बड़ा एक फाउंडेशन स्टोन बनाकर तैयार रखना। तब काशीनाथ, क्यों नहीं, आप कल खुद ही देख लेना। मैं ऐसा स्तूप बनाऊंगा कि कोई भी इंजीनियर इससे बढ़िया नहीं बना सकता। कहकर उसे बनाकर तैयार रखा। अगले दिन जब सब वहां पहुंच गए तो एमएलए ने आकर रिबन काटा और फाउंडेशन स्टोन का उद्घाटन किया। ठीक उसी समय एक कुत्ते ने आकर उस खंबे के ऊपर पैर उठाकर मूत कर चला गया।
एमएलए ने म्युनिसिपल कमिश्नर को एक ईंट दिया और तापी देकर कहने लगे, भाई शिलान्यास कर दो। जब वो झुककर ईंट को रखने ही वाले थे कि वो खंबा टूटा और उसके टुकड़े सबके ऊपर गिरने लगे। वहाँ कोलाहल मच गया। कमिश्नर का कमर टूट गया। एमएलए के सर पर ईंट गिरकर सूज गया। एमएलए गुस्से में आकर, ये खंबा बनाया किसने? तब सेक्रेटरी कांपते हुए, सर, इसी आदमी ने सीमेंट सप्लाई किया और ये खंबा बनाया सर। कहकर काशीनाथ की ओर इशारा किया। बस सब लोगों ने गुस्से में आकर काशीनाथ को खूब मारा। अपने घर में अपने सारे बदन में पट्टी बांधकर कराहते हुए खाट पर लेटे हुए काशीराम से उसकी पत्नी, आइंदा कभी पैसों की लालच में ऐसी बेवकूफी ना करना। हम सिर्फ 2 हैं। बेईमानी से इतने पैसे कमाकर करोगे क्या? अपने सर पर दे मारोगे? लानत है। यूं कहने लगी। तब काशीनाथ कराहते हुए, बाप रे, अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। यूं कहा, टेराकोटा पॉटरी फार्मिंग चॉकलेट कोका कोला। विश्वनाथ को बैंक मैनेजर का प्रमोशन मिला था और राजस्थान में मुनेला नाम की जगह पर उसकी पोस्टिंग हुई थी। मुनेला गांव में टेराकोटा पॉटरी करने वाले बहुत सारे लोग थे। उस गांव के ज्यादातर घरों में टेराकोटा के सुराही, मटके, घड़े, फूलदान और कई किस्म के सुंदर सुंदर मूर्तियां बनती थीं। विश्वनाथ के 9 साल की बेटी थी अमृता। वो बहुत होशियार थी। उसमें बहुत सारे लीडरशिप के गुण थे। एक दिन अमृता की माँ, उदयपुर के एक बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ती थी मेरी बेटी। अब यहाँ आकर फंस गए। विश्वनाथ, ये सेमी गवर्नमेंट स्कूल है। ये 2 मेंबर के देख रेख में चलता है। स्कूल के बच्चों के दोपहर के खाने के लिए सरकार से निधि मिलता है। कहते हैं कि स्कूल में मिलने वाले दोपहर के खाने को बच्चे खा भी नहीं पाते। हमारे बैंक में काम करने वाला क्लर्क प्रभाकर कह रहा था, हमारी बेटी अमृता एक निवाला भी नहीं खा सकती, उसे घर से ही खाना भेज दिया करो। शुरू में अमृता घर से खाना ले जाती थी और घर का स्वादिष्ट खाना खाती थी। एक दिन उसने सोचा, चलो हम देखते हैं कि स्कूल का खाना कैसे होता है, इसका स्वाद भी तो चखें। यूं सोचकर उसने खाया और मुंह में डालते ही यक कहकर उसने थूक दिया। तब वहीं खा रही दूसरी लड़की नलिनी अमृता से, शुरू में मैं भी तुम्हारी तरह इस खाने को देखकर चिढ़ती थी, लेकिन अब मैंने समझौता कर लिया है। अब मैं हर रोज घर से तो खाना ला नहीं सकती। वहीं बैठी देवी नाम की एक और लड़की, मेरे बापू टेराकोटा के खिलौने बनाकर बेचते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि इसे कहाँ बेचे, कैसे बेचे। मेरे दादाजी भी यही काम करते थे। कहते हैं उनके जमाने में जमींदार बहुत पैसे देकर मेरे दादाजी के खिलौने खरीदते थे, लेकिन अब ये खिलौने बनाने वाले कारीगर बहुत हो गए और पैसे कम मिलने लगे। ये बात मेरे दादाजी हमेशा कहते रहते हैं। ये सुनकर अमृता को बहुत बुरा लगा। अगले दिन से उसने घर से खाना लाना बंद कर दिया और वहीं का बेकार खाना वो बच्चों के साथ खाने लगी। एक दिन अपने अध्यापिका सत्यभामा से अमृता, मैडम, मेरे पिताजी बैंक मैनेजर है। अगर मैं अपने पिताजी से कहूँगी तो वो बैंक से लोन देने के लिए मना नहीं करेंगे। आप रसोइये से कहे ना कि अच्छा चावल, दाल, सब्जी वगैरह खरीद कर हम सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाया करे, प्लीज मैडम। तब सत्यभामा, बेटा अमृता, ये बात नहीं है कि रसोइये जानबूझकर ऐसा बेकार खाना बनाते हैं। तुम छोटी बच्ची हो, तुम ये सब बातें नहीं समझ सकती। तब अमृता, मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ मैडम। सुना है कि सरकार हम बच्चों के खाने के लिए बहुत पैसे भेजती है। कहते हैं कि दया सागर अंकल और प्रेरनाथ अंकल वो सब पैसे ऐंठ लेते हैं और हम सबको बेकार खाना खिलाते हैं। तब तुरंत सत्यभामा अपने आप को संभालते हुए, ऐसे बातें नहीं करते। वे दोनों कमेटी मेंबर्स हैं। अगर वे नाराज हो गए तो तुम सब बच्चों को ये खाना भी नहीं मिलेगा। फिर तुम लोगों को भूखा ही रहना पड़ेगा। अब तुम जाओ यहाँ से। यूं कहा डरते हुए। एक दिन अमृता अपने पिताजी को स्कूल की हालत के बारे में बताते हुए दुखी हो रही थी। तब उसके पिताजी, तो बेटा इसका एक ही रास्ता है, तुम और स्कूल के सब बच्चे मिलकर अनशन करो, कहो कि हम ये खाना नहीं खाएंगे। तब स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी को और गांव के सब बड़ों को और सरकार को तुम बच्चों की समस्याएं समझ में आएंगी और वो इस स्थिति को सुधारेंगे। तब अमृता,
अनशन यानी हमें बापू की तरह सत्याग्रह करना होगा। तब विश्वनाथ, हाँ बेटा, अगर एक हफ्ते के लिए करोगे तो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर सब आएंगे तुमसे मिलने और तुम्हारी समस्या दूर करेंगे। तब अमृता अपने दिल पर हाथ रखते हुए, बाप रे, 1 हफ्ता? अगर हम लोगों ने 1 हफ्ता कुछ नहीं खाया तो हम मर जाएंगे पिताजी। तब मुस्कुराते हुए विश्वनाथ, मैं तुम लोगों को मरने दूंगा क्या? वो सब मैं संभाल लूंगा बेटे, डोंट वरी। तुम बता रही थी ना कि तुम्हारी सहेली देवी के पिताजी टेराकोटा के खिलौने बनाते हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। 4 दिन बाद अमृता, नलिनी और देवी तीनों एक क्लासरूम में दरवाजा बंद कर बैठ गए। बाहर एक बोर्ड लटका हुआ था जिसमें लिखा था अमृता, नलिनी और देवी का अनशन। इस तरफ बाकी बच्चे और सत्यभामा टीचर क्लास के बाहर खड़े रह गए। सत्यभामा टीचर खिड़की से झांककर उनसे कई बार कहने लगी, भाई दरवाजा खोलो, लेकिन उन्होंने नहीं खोला। तभी स्कूल के प्रिंसिपल वहाँ पहुँचे और बच्चों, ये क्या शरारत है? खोलो दरवाजा। यूँ कहा। तब अमृता, शरारत नहीं है सर, भूख लगी है। जब तक आप हमें ये आश्वासन नहीं देते कि हम सब बच्चों के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार दिया जाएगा, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे सर। तब प्रिंसिपल, ये भी देखते हैं, शाम तक भूख के मारे अपने आप दरवाजा खोलकर बाहर आओगे तुम तीनों। शाम हुई। अमृता के, नलिनी के और देवी के माँ बाप आए और उनसे विनती करने लगे, लेकिन बच्चे टस से मस नहीं हुए। अगले दिन गांव के सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। देवी के पिताजी, ये लो बेटा, कम से कम पानी तो पियो, वरना बेहोश होकर गिर जाओगे। कहकर 3 कोक के बोतल्स खिड़की द्वारा पहुँचाया। तब अमृता, नलिनी, देवी, हम अनशन कर रहे हैं ना, कोई बात नहीं, पानी पी सकते हैं, वरना डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कहकर वो कोक के बोतल लेते हुए, इसमें पानी है ना, हम सिर्फ पानी पिएंगे और कुछ नहीं पिएंगे, कह देते हैं। हाँ, अगर हमें धोखा देने की कोशिश की तो हम पानी भी नहीं पिएंगे और मर जाएंगे, कह देती हूँ। कहकर अमृता ने वो बोतल लिए और खिड़की के दरवाजे बंद कर दिए। अगले दिन देवी के पिताजी 3 और कोक के बोतल के साथ साथ, ये लो बेटा, तुम लोगों के मनोरंजन के लिए ये खिलौने और फूलदान लेके आया हूँ, इनके साथ अपना मन बहला लेना। कहकर दिया। यूं एक और दिन बीत गया। ये अनशन की बात आग की तरफ फैल गई और कमेटी मेंबर्स भी वहां पहुंचे। तब वहां खड़े लोग, ये देखो, चोर आए हैं, बच्चों का खाना उनके मुंह से छीनकर अपना पेट भरते हैं ये चोर कहीं के, कहकर चिल्लाने लगे। मारो इनको। कहकर मारने ही वाले थे कि उन दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, अब से बच्चों को पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना ही खिलाएंगे, हम वादा करते हैं। तभी वहाँ चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी आया और कहने लगा, यू बोथ आर सस्पेंडेड। अब से बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी सत्यभामा टीचर को दी जाती है। ये सुनते ही अंदर से अमृता, नलिनी और देवी दरवाजा खोलकर बाहर आए। तब सेक्रेटरी, वेरी गुड गर्ल्स, आज से तुम लोगों की वजह से स्कूल के सब बच्चों को स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार मिलने वाला है। कंग्रेचुलेशंस किड्स। कहकर वहाँ से चले गए। बाद में सत्यभामा मैडम, पर बेटे 4 दिन तुम लोग भूखे रह कैसे पाए? ग्रेट। यूं कहा। तब देवी एक कोक बोतल और नलिनी एक फूलदान को चबाते हुए मुस्कुराने लगे। तब अमृता, मैडम, ये चॉकलेट के बने खिलौने हैं, जब भी हमें भूख लगती हम इसी का लंच और इसी का डिनर करते। देवी के पिताजी टेराकोटे के बदले चॉकलेट के खिलौने बना के हमें हर रोज देते थे। ये 4 दिन हमने खूब मजे किए मैडम। तब टीचर, अरे वाह, तुम लोग तो बड़े होशियार निकले। कहकर मुस्कुराने लगी।